हेलो स्टूडेंट्स। तो वीडियोस का सिलसिला लगातार कंटिन्यूअस आ ही रही है। बस आप लगातार मेहनत करते रहिए और अपनी लक्ष्य को, अपने टारगेट को आप अचीव करिए हार्ड वर्क के द्वारा, है ना। तो मेहनत ज़रूरी है। कोई भी काम हो, किसी भी फील्ड में आप हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप अपने टारगेट को आप बड़ी आसानी से अचीव कर पाओगे, है ना। तो हम स्टार्ट कर देते हैं अगले क्वेश्चन से। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कहता है, 4 नंबर है, कहता है साइन 49 डिग्री बटे कॉस 41 डिग्री माइनस कॉस 17 डिग्री साइन 73 डिग्री बराबर ये, है ना। ये हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर मीनिंग ये है कि इसका आपको वैल्यू यहाँ पर क्या करना है, पता करना है। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, वो आपको मालूम है कि फॉर्मूला बेस्ड है ना। जो ट्रिगोनोमेट्री है वहाँ पर आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब फॉर्मूले याद होते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं वो बनते बड़ी आसानी से, है ना। कई बार आपने देखा होगा, कई बार जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, वो इसी चैप्टर से स्टार्ट भी करते हैं कई बार, है ना। कई बार देखा जाता है ऐसे कि ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करते हैं, तो आसान बैठता है टीचरों के लिए, ठीक है ना। और आसान है ही भी क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, ठीक है ना, और याद कैसे होंगे, याद ऐसे होंगे कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जो भी फॉर्मूले होंगे उनके आप देखते रहोगे धीरे धीरे, फिर आपको धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाती हैं ना। तो ऐसा है कुछ। तो देखते हैं हम क्या है यहाँ पर। देखिए, इसमें हमको एक चेंज करना रहता है। किसी को भी हम चाहे साइन को चेंज करें, चाहे कॉस को चेंज करें, किसी एक को भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर एक चेंज करेंगे तो आप चाहना दूसरा भी आप चेंज कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि एक तरीके से हम इसको लगा सकते हैं ना, आप दूसरा भी चेंज करके इसको लगा सकते हो। जरा देखिए आप, जैसे हमने लिखा साइन 49 डिग्री। अब देखो कॉस, अगर हम इसको 90 में से 90 डिग्री में से 49 डिग्री हम क्या कर दें, सब्सट्रैक्ट कर दें, है ना। यानी कि 90 डिग्री में से यदि हम 49 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो देखिए आपको क्या दिख रहा है। ये देखो 90 डिग्री है और यहाँ से 49 डिग्री हासिल लेंगे। 10 में से 9 गया, है ना, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 41 डिग्री आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 41 डिग्री आपको दिख रहा है। बात बिल्कुल क्लियर है। यानी कि 90 में से जब आप 49 घटा देते हो तो बात वही बन जाती है जो ऊपर वाली है। और वही हम चाहते, कोई हम गलत चीज़ें आप गलत लेकर के चल ही नहीं सकते, है ना। यानी कि जो आप अगला स्टेप लिखोगे, अगला स्टेप जैसे हमने ये स्टेप लिखा हुआ तो उससे पहले वाला स्टेप इससे ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। ये जब तक सेटिस्फाई नहीं होता इससे, तो आपने जो चीज़ें अगली लिखी वो गलत है ना। ये इसको सेटिस्फाई कर दे तो कर भी रहा है ना। 90 में से जब 49 घटा रहे तो 41 आ रहा, बात बिल्कुल सही है, हम लिखे थे जो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कॉस, यहाँ पर देखिए इसको हम यदि 90 डिग्री में से 73 डिग्री सब्सट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें। आप देखिए, यदि आपके पास ये कितना है, 90 डिग्री है, यहाँ पर आपके पास कितना है, 73 डिग्री है, हासिल लेंगे 10 में से 3 गया, 7 बच गया, बिल्कुल क्लियर है। 8 में से 7 चला जाएगा, 8 में से 7 चला जाएगा 1, है ना। यानी कि कितना आ गया, 17 डिग्री। कितना आ गया, 17 डिग्री आ गया। और आपको बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है cos 17 डिग्री। घटा दोगे 90 में से आप 73 डिग्री, मतलब 90 डिग्री में से 73 डिग्री आप सब्सट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे, तो आपके पास 17 डिग्री आपके पास निकले। वो बात आपको बिल्कुल सही है ऊपर जो आपने लिखी हुई है यहाँ पर। अगला नीचे देखिए, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये देखिए, ठीक। यहाँ पर साइन, देखिए अब आपको फॉर्मूले मैंने क्या बताया, अभी हमने जस्ट शुरू में ही आपसे डिस्कस करा हुआ है, स्टार्टिंग में ही आपसे मैंने डिस्कस करा हुआ है कि आपको अगर ट्रिगोनोमेट्री बनानी है तो आप फॉर्मूले याद करिए। आपको मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर जो है टेन थीटा होता है ना। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। तो ऐसे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है।
जब फॉर्मूले, अब ये चीज़ मैं बोल पा रहा हूँ है ना, क्योंकि चीज़ों की प्रैक्टिस होती है, तो प्रैक्टिस होते होते धीरे चीज़ें याद हो जाती हैं ना। तो आप भी जब चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको चीज़ें भी याद हो जाएगी, ठीक है ना। आपको भी मास्टर आप भी बनना है, ठीक है ना। तो अगर आपको भी बनना है तो चीज़ों की प्रैक्टिस करिए लगातार कंटिन्यूस, और चीज़ें फिर धीरे धीरे, ऐसा सिस्टम ही है ना कि आपको चीज़ें आ जाएंगी, है ना। एक बार में तो झटके में तो कोई चीज़ ऐसा ही नहीं कि आप डाल दें और आपके दिमाग में, माइंड में सेट हो जाए हमेशा के लिए। ये सेट होगा, है ना, सेट होगा। आप लगातार कंटिन्यूअस चीज़ों को पढ़ते रहिए, है ना। फिर वो आपके फिर कंठस्थ होती हैं चीज़ें क्या होने लगती हैं, कंठस्थ होने लगती है। फिर आपके माइंड में ये लंबे समय तक, है ना, आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। आप लोगों को इसको बताइए, ठीक है। आप जब चीज़ों को दूसरे से साझा करोगे, बताओगे, तो आपका उसमें रिवीजन होता रहता है ना, और फिर आपके माइंड में चीज़ें रहेंगी। ये आपसे, है ना। देखो cos 90 माइनस थीटा, आपको मालूम है साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब थीटा के प्लेस पे आपके पास क्या है, 49 डिग्री है। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे 49 डिग्री माइनस, यहाँ पर देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, बात बिल्कुल सही है। साइन थीटा साइन 73 डिग्री बटे साइन 73 डिग्री, बात बिल्कुल सही। अब देखो ऊपर नहीं है और नीचे भी है, ऊपर नीचे दोनों में है, यहाँ पर भी कट जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 1, ये है ना, एक प्लस का है माइनस का है, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 इज द राइट आंसर, है ना। 0 इसका बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 0 है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसमें अब आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। आगे हम डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस समय हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो प्रश्न पत्र 9 है ना। कौन सा प्रश्न पत्र 9, यानी कि प्रश्न पत्र 9। प्रश्न पत्र 8 तक चीज़ें अपलोड कर दी गई हैं। सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20, फिर जितने भी वर्णनात्मक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए। आप जाइए और मस्ती से देखिए उसको, ठीक है। देखने के बाद आपको फील होगा कि कुछ ऐसा भी होता है, ऐसा भी पढ़ाया जा सकता है। आपको आनंद के साथ उसको, आपको, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको इंटरेस्ट के साथ, जब तक आप चीज़ों का स्टडी नहीं करोगे, चीज़ों की स्टडी आप नहीं करते हो इंटरेस्ट के साथ, तो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगती हैं। आप कोई भी चीज़ पढ़िए तो इंटरेस्ट, आपको उसमें इंटरेस्ट, आप कोई भी चीज़ किसी भी फील्ड में आप चाह रहे हो, अगर आपको ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, इसका मीनिंग ये है कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही चीज़ों की तरफ बढ़िए, है ना। आप, क्योंकि आपका भी फ्यूचर है, आप भी चीज़ों को आगे करोगे, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप आगे की ओर मूव करिए, है ना। अदरवाइज फिर कोई मतलब रह नहीं जाएगा। जब आप जबरिए में कोई चीज़ है, उसका कोई मतलब है ही नहीं है, ठीक है। तो मीनिंग ये है कि आप जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसी के फील्ड में आप काम करिए, क्योंकि एक लंबी ज़िंदगी आपको भी जीनी है ना। तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि कैसे कैसे, यही एज है, इस एज में आप किसी तरीके से मेहनत करते 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 फिर आप चीज़ों में आप जो है सक्षम हो जाते हैं, उसमें आप कैपेबल हो जाते हैं ना, तो आप फिर चीज़ों को आप कर पाओगे। आगे हम अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन है, यदि cos अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि cos अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 आपको दिया हुआ है, तो आपको साइन अल्फ़ा माइनस बीटा मालूम करना है। इसमें दिमाग दौड़ाइए आप, है ना। देखिए, कोई भी प्रश्न है तो उसको अगर मैं एक बार बताता हूँ, फिर आप कुछ चीज़ें देखिए, आपको आता है। आप देखिए, जैसे मैं बताता हूँ तुरंत आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना। चीज़ें जैसे जैसे मैं अगले स्टेप पे बढ़ता चला जाता हूँ, फिर आपको समझ में आता रहता है। इसका मीनिंग ये है कि बस उसको आपने पहली बार देख रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इसलिए आपको चीज़ें उसमें कठिनाई हो रही है।
अब एक बार जब चीज़ें मैं क्वेश्चन बना देता हूँ फिर उसके बाद में फिर आपको चीज़ें लगेगी मैंने इसको पढ़ा हुआ है, फिर चीज़ें थोड़ी सी आसान बनती हैं, है ना। तो जब पहली बार चीज़ें देखी जाती हैं तो उसमें थोड़ी सी कठिनाई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रहती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक बार में अब ये क्वेश्चन अगर आपके पास है तो अगर इसको आप पहली बार बनाओगे तो स्वाभाविक है आपको दिक्कत आएगी। अब लेकिन एक बार जब आप उसको बता दें, क्यों हर कोई भी सकते कहीं ना कहीं से सीख के ही आया है ना, तभी तो वो पढ़ा पा रहा है। तो आपको भी सिखाया जा रहा है तो आप भी सीखिए, आप भी आपको पढ़ाओगे जा करके आप, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि पहली बार जब चीज़ें आती है कि कोई भी काम हो, ठीक है ना, वो यही नहीं है ना, कोई भी काम पहली बार आप करोगे तो उसमें दिक्कतें आएंगी ना, आपको सीखना पड़ता है किसी भी काम को। कोई भी अगर मैकेनिक है, गाड़ी का कोई मैकेनिक है तो इसका मतलब वो चीज़ों को सीखता है गाड़ी बनाना, पहले ना दुकानों पर जाता है ना, तो उसको सिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे ये पुर्जे हैं, ये कल पुर्जे हैं, ये ब्रेक शू होता है, ये जो है ब्रेक ऑयल होता है, ठीक है ना, फला चीज़ें जैसे भी ये क्लच है, ये ब्रेक है ना, ये पेडल है, ये जो है स्पीडोमीटर है, सारी चीज़ें आपको उसमें बताया जाता है कि ये चीज़ें हैं, आपको सब कुछ उसके कलपुर्जे आपको निकाल करके दिखाए, है ना, ये उसका मोटर क्या है, कहाँ क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आपको होता है, कहाँ पर चेन है, कहाँ पर क्या है, चेन स्पॉकेट क्या है, कब कट गई है क्या नहीं। तो मीनिंग ये है कि आपको सिखाया जाता है, फिर उसी चीज़ को आप सीख करके फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करते हो अपने लाइफ में। इम्प्लीमेंट का मतलब आप चीज़ों को फिर वही चीज़ करते हो, फिर धीरे धीरे देखिए फिर उसमें चीज़ें कुशल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, फिर वो मिस्त्री बन जाते हैं, है ना। तो यही है कि मास्टर मिस्त्री का मतलब मास्टर बन गए वो, ठीक है। तो कोई भी किसी भी फील्ड में आप मास्टर बन सकते हो, है ना। तो आपको बशर्ते आपको उसके लिए पहले से चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तो आप सीखिए फिर आप भी बन जाओगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए कॉस आपको दिया हुआ है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो आपको ये दिखाना है साइन अल्फा माइनस, है ना, अल्फा माइनस बीटा क्या होगा ये हमको दिखाना है। इस क्वेश्चन में जरा आप देखिए ये आपको दिया है कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। देखिए कॉस आपने टेबल पढ़ी होगी, कोस वाली, साइन वाली, टेन वाली, कॉट वाली, सेक कोसेक वाली, उसमें आपने देखा होगा कि वो चाहे 0 डिग्री हो, जो विशिष्ट हम देखते हैं ना, कुछ विशिष्ट डिग्री देखते हैं। विशिष्ट का मतलब चाहे वो 0 डिग्री हो, वो 30 डिग्री हो, वो 45 डिग्री हो, वो 60 डिग्री हो, 90 डिग्री, इन्हीं ये विशिष्ट होते हैं। इनको हमको देख करके काम ट्रिगोनोमेट्री में काम हो जाता है ना। तो कॉस यहाँ पर आप क्या लिखोगे, साइन 0 पे 0, तो साइन ये आपके पास कितना हो जाएगा 90, कॉस कितना हो जाएगा 90। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको 0 दे रखा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब 0 हम देख रहे हैं कि कोण हमने त्रिकोण में जो कोण है उनको हमने पढ़ा हुआ अध्ययन करा, वो भी जस्ट हमने आपसे बोला हुआ है कि 0 डिग्री अगर आपको देखना है ना, कि 0 डिग्री मतलब 0 किस पे होता है, मतलब कॉस वाले टेबल में देखोगे तो कॉस के जो कोण है ना, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे वो 30 डिग्री हो, चाहे वो 45 डिग्री हो, चाहे वो जो है 60 डिग्री हो, चाहे वो 90 डिग्री हो, तो आप देखोगे तो 90 डिग्री पे आपको 0 दिखाएगा। कोस के 90 डिग्री पे, कोस 90 डिग्री पे आपको क्या दिखाएगा 0, वहाँ पर आप टेबल में जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉस से कॉस कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ से अल्फ़ा बराबर देखोगे तो अल्फ़ा बराबर आप क्या देख सकते हो 90 माइनस बीटा, नहीं देख सकते। क्या हमने कंक्लूजन यहाँ से निकाला, हमने ये निकाला कि देखो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मतलब 0, ऊपर वाली जो चीज़ लिखी वही आ जाएगी, कोस 90 डिग्री का मतलब 0 होता है। और यहाँ पर आप देखो तो कट ही जाएगा कॉस से कॉस, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, तो अल्फा बराबर 90 डिग्री माइनस बीटा, बीटा को उधर भेजा तो माइनस में हो गया। अब देखिए यानी कि अल्फा के प्लेस पे आप 90 डिग्री माइनस बीटा लिख सकते हो। तो देखो अल्फा माइनस बीटा, ये देखो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा हम देखो निकाल लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर देखो अल्फा के प्लेस पे आप क्या लिखोगे 90 डिग्री माइनस क्या लिखोगे बीटा। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है। अल्फा माइनस बीटा आपको लिखा हो ना, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा के प्लेस पे हमने क्या लिखाना है
अल्फा के प्लेस पे हमने क्या पुट करा हुआ है, हमने पुट करा हुआ 90 डिग्री माइनस बीटा। देखो अल्फा की जगह पे हमने ये लिखा और माइनस बीटा ही लिखा हुआ ना, ध्यान से देखिए, अल्फा के प्लेस पे हमने ये लिखा, ये देखो हमने निकाला हुआ है, बीटा आपके पास माइनस बीटा है तो माइनस का बीटा हम लिख देते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अल्फा माइनस बीटा बराबर 90 डिग्री माइनस 2 बीटा, यानी कि अल्फा माइनस बीटा के प्लेस पे आप 90 डिग्री माइनस 2 बीटा लिख सकते हो, है ना। दिमाग की बत्ती आपकी खुलनी चाहिए, है ना, तो तभी आप चीजों को क्लियर कर पाओगे। तो हमको यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा हमने यहाँ से देखिए निकाला हुआ है कि 90 डिग्री माइनस 2 बीटा, तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो ना, अल्फा माइनस बीटा के प्लेस पे आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो 90 डिग्री माइनस 2 बीटा बिल्कुल हम लिख सकते हैं, है ना। अल्फा माइनस बीटा के प्लेस पे 90 डिग्री माइनस 2 बीटा हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए, अब आपको मालूम है साइन 90 माइनस थीटा, सूत्र बन गया कि नहीं बन गया। साइन 90 मतलब थीटा के प्लेस पे आपके पास क्या है, 2 बीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा आपको मालूम है क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस पे क्या है, 2 बीटा है। तो ऑप्शन आप अगर देखो तो ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है cos 2 बीटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि cos अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है तो साइन अल्फा माइनस बीटा जो है वो आपके पास cos 2 बीटा होगा, है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा हुआ एक अर्धवृत्ताकार पार्क की सीमा यानी कि परिमाप 72 मीटर लंबी है। चलो लिख देते हैं ना, एक अर्धवृत्ताकार सीमा, इसका सीमा का मतलब परिमाप से है, 2 मीटर लंबी है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, एक अर्धवृत्ताकार पार्क की सीमा मतलब परिमाप जो है वो 72 मीटर लंबी है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखो, आप देखोगे तो अर्धवृत्त आपको ये अर्धवृत्त है ना, पूरा घुमा दोगे तो ये पूरा हो जाएगा, जैसे हमने ये देखो पूरा बन गया। अभी ये क्या है, अर्धवृत्त की बात कर रहा, तो ये आपके पास अर्धवृत्त हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक, परिमाप आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आपको मालूम है कि अगर पूरा वृत्त है ना, तो पूरा अगर वृत्त है तो उसका परिमाप क्या होगा, पूरा वृत्त का जो परिमाप है उसका परिमाप 2 पाई आर होता है। अगर पूरा वृत्त है तो उसका परिमाप आप क्या बोलोगे, 2 पाई आर बोलोगे। अब यहाँ पर चूंकि बात की गई किसकी, अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो अगर पूरा वृत्त का कितना होता है, पूरा वृत्त का 2 पाई आर होता है, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा बताइए। अर्धवृत्त का मतलब ये वाला अर्धवृत्त का अगर पूरा घुमा दोगे तो क्या हो जाएगा। बात हम अच्छे से समझिए, इसलिए हर एक चीज आपको बिल्कुल बेसिक से बताई जाएगी, है ना। अगर देखो ये हमारे पास अगर पूरा है तो इसका मतलब ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम परिसीम, यही आपके पास परिमाप है, ये पूरा है ना चारों तरफ से, इसको हम परिमाप बोलते हैं। तो ये इसका जो परिमाप होता है इसको सीमा बोलते हैं। सीमा भी है ना, बॉर्डर है ना, यही तो बॉर्डर है, इसके बाहर चले जाओ, ये सीमा है। तो ये 2 पाई आर, सीमा का मतलब नाम से नहीं है, सीमा का मतलब यहाँ इससे है ना, परिमाप से है। बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर ये कितना 2 पाई आर होता है। अब अर्ध कहाँ का, अर्ध का मतलब आधा, तो आप ही बताओ 2 पाई आर, आधा का मतलब 2 से ही तो भाग करोगे, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपके पास पाई आर। कितना आ जाएगा, पाई आर। मतलब अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, पाई आर ये हो जाएगा। बाकी ये भी तो आपको दिख रहा है, ये पूरा क्या है,
ये पूरा व्यास है, माने समझ में आई। देखो इसको मिलाओ ऐसे करके, ये भी तो है। अरे इसकी परिसीमा आपको देखना है तो ये हमने तो देख ही लिया, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का यहाँ पर आपको देखना अर्धवृत्ताकार है ना, इसके पार की सीमा परिमाप जो है वो 72 सेंटीमीटर लंबी है। तो अर्धवृत्त यानी कि पूरे वृत्त का जो परिमाप होता है वो 2πr होता है। तो अर्धवृत्त आपके पास यहाँ से यहाँ तक है ना, अर्धवृत्त आपके पास ये वाला है तो अर्धवृत्त का πr हो जाएगा। बाकी ये वाला आप अगर इसको भी आपको मिलाओगे तो ये क्या व्यास है पूरा, ये तो व्यास ही होता है ना, ये पूरा क्या है सेंटर से जो निकल करके जाता है ये क्या है व्यास है। तो आपको व्यास यही तो ये भी तो सीमा में आएगा, तो ये भी क्या है ये पार्क बनाया गया है, ठीक है, ये भी सीमा में आएगा, कुछ इस तरीके से बनाया गया है पार्क। तो आप देख रहे हो ये तो आपके पास कितना हो जाएगा πr हो जाएगा, ये आपको व्यास का मतलब d और d का मतलब 2r है ना। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है और जो त्रिज्या होती है वो व्यास के क्या होती है आधी होती है। बात क्लियर है ना, मतलब d बराबर आप 2r लिख सकते हो। बात सबको क्लियर है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि चलिए हम इस चीज़ से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलो देखो हम आगे यहाँ पर आपसे थोड़ा सा बात करते हैं आगे। तो यानी कि यहाँ पर इसका हल हम देखते हैं, क्या हल होगा इसका। पहले तो आपके पास ये क्या हो जाएगा πr हो जाएगा, इतने का क्या हो जाएगा पूरे का क्या होता है 2πr। तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा यहाँ पर πr हो जाएगा, प्लस आपके पास यहाँ पर इतने का क्या हो जाएगा इतने का d हो जाएगा और d का मतलब 2r हो जाएगा है ना। बराबर क्या हो जाएगा आपके पास कितना है 72 आपको दे रखा है, ये देखो है ना। अर्धवृत्ताकार पार्क की सीमा यहाँ पर आप लिख सकते हो। चलिए अर्धवृत्ताकार पार्क की सीमा है ना, अर्धवृत्ताकार पार्क की सीमा क्या है आपके पास बराबर आपको दिख रहा है πr प्लस, ये बात आपको समझ में आ रही होगी है ना। ये पूरा हमने कहा था पूरा जब आप मिलाओगे तो 2πr होता है, इतने का आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास πr हो जाएगा। बाकी ये भी तो सीमा में आ रहा है तो इसका मतलब ये आपके पास d है और d का मतलब 2r, तो d के प्लेस पे हमने 2r बराबर आपके पास लंबाई 72 सेंटीमीटर दे रखी है। r देखो यहाँ से कॉमन कर सकते हो ना, अरे दोनों एक जैसे लिख लेना r, तो ये पाई हो जाएगा प्लस आपके पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर 72। बात समझ में आ रही है। ये देखो r है ना, और देखिए यहाँ पर पाई का मतलब 22/7 है ना, यहाँ पर कहीं लिख देते हैं ये पाई बराबर आपको लिखना है यहाँ पर 22/7 प्लस कितना है 2 है बराबर 72 है। बात क्लियर है। r बराबर यहाँ से देखिए 22 प्लस इसको इसके साथ गुणा कराएंगे, इस नीचे फिर क्या हो जाएगा 7। क्लियर है ना, यानी कि इसके नीचे आप 1 लोगे तो यहाँ पर आपको अगर 7 बनाना है हर बराबर करना है तो इसमें ऊपर नीचे हम किससे गुणा कराएंगे 14 से गुणा कराएंगे तभी तो नीचे ये देखो आपके पास कितना 7 है, सॉरी कितने से गुणा करें यहाँ पर देखो नीचे 7 अगर आपको लाना है तो ऊपर नीचे हम 7 से गुणा कराएंगे और 7 से गुणा करें 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास नीचे 7 रहेगा ही है ना। ये बराबर आपके पास 72। ये यहाँ पर देखिए आप 4 2 6 हो जाएगा और यहाँ से आपके पास 2 1 3 हो जाएगा बटे 7 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए अगर आप यहाँ से देखोगे 36r कितना है 36r, ये इसके साथ गुणा होगा ना 36r, अब ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। अरे नियमतः क्या देखोगे ये ऊपर वाला इसके साथ गुणा हो जाएगा है ना और ये इसके साथ जाकर के गुणा हो जाएगा बराबर 72 गुणे 7 है ना। तो r बराबर आप क्या लिखोगे r बराबर हो जाएगा 72 गुणे 7 बटे आपके पास कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी आपको। 36 एकन्नम 36, 36 दून कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक, 36 का नम 36, 36 दून 72, तो r बराबर 2 गुणे 7 यानी कि r बराबर कितना आ गया 14। इसमें सब दे रखा है सेंटीमीटर में, किसमें मीटर में दे रखा है, एक बार क्लियर कर लेते हैं। हमको मीटर में दे रखा है तो इसको भी हम मीटर में ही लिखते हैं। ये देखो यानी कि त्रिज्या जो निकल के आई वो आपके पास, यानी कि यहाँ पर आप त्रिज्या की बात करोगे ये सेंटर है तो ये इतना यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितना हो जाएगा, ये त्रिज्या है ना, यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितना हो जाएगा
14 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अगर आप व्यास देखोगे तो व्यास कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ओवरऑल अभी हम आगे देखते हैं। तो हमने त्रिज्या r यहाँ पर क्या कर ली, निकाल ली है। हमसे क्या पूछा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल r हमको यहाँ से मालूम हो गया है। अब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, आपको मालूम है कि अगर पूरा वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। पूरा वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। हर एक चीज़ आपको बिल्कुल मोल से बताई जाएगी। आपको ऐसा होगा कि फील होगा आपको चीज़ें, ठीक है। जब चीज़ें फील होती हैं तो आपके पास वो लंबे समय तक रहेंगी, है ना। तो आगे हम बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बटे 2। अरे पूरे का हमने मालूम है, बताया ना पाई r स्क्वायर, तो आधे का पाई r स्क्वायर बटे 2। इसी को आपको हल करना है। पाई के प्लेस पे 22/7 रखिए, r के प्लेस पे ये देखो, है ना, और नीचे आपके पास कितना है, 2 है। नीचे कितना है, ध्यान से आप समझिए। यहीं पर कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, इसको उल्टने पलटने में पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। बच्चे बहुत गलत करते हैं, है ना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्कता, देखो चीज़ें आसान हैं, बस उसकी आपको सही से चीज़ों को आप एक बार सही से पढ़ते नहीं हो। आप चीज़ों को अगर एक बार आप ध्यान से अगर चीज़ें आप पढ़ लो तो फिर वो आपके लिए हमेशा के लिए फिर बन जाती है ना। तो जल्दबाजी में चीज़ें मत पढ़िए, आराम से चीज़ों का आप अध्ययन कीजिए, फिर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना। ये यहाँ पर देखिए, अब ये जो 7 है आप इसके नीचे इसको लिख सकते हो, है ना, इसको। अब उसके लिए मैं अगर डिस्कस करूँ तो उससे बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। चलो मैं आपके लिए बता ही देता हूँ इसको हम कैसे कर सकते हैं। चलो देखो, मैं इसको लेंदी कर देता हूँ, लेकिन मैं छोटा ही से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। तो देखो ये 22 है बटा कितना है, 7 है, गुणे ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना। अरे 14 का स्क्वायर है, मतलब 14 गुणे 14 आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। नीचे आपके पास पूरे के नीचे कितना है, 2 है। बात बिल्कुल सही है। अब ये चीज़ पूरी जो है ऊपर के साथ गुणा होगी, तो 22 गुणे 14 बटे 7 और बटे कितना हो जाएगा, तो बात समझ में आई इतनी। ये पूरी जो चीज़ है ऊपर के साथ गुणा होगी, नीचे आपने 7 लिखा, फिर उसके नीचे आपके पास 2 लिखा। अब देखो ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाली चीज़ है, ये 22 गुणे 14 बटे 7, ये पूरा अंश और हर में दिया है। नीचे आपके पास केवल एक ये 2 ही है ना, हमेशा से नीचे 2 ही आ रहा है केवल ना। ये जो पहली हुई है ऊपर वाले की पूरी वैल्यू है, ऊपर वाले की, है ना। तो ये अंश और हर में दिया हुआ है, तो इसको भी आप अंश और हर में बनाने के लिए नीचे 1 मानना पड़ेगा आपको। ध्यान से यही चीज़ आपको समझनी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ऊपर वाला अंश और हर में इसको गुणा करा, तो भी ये ऊपर ऐसे देखो ना, तो ये अंश और हर में ऊपर, ये पूरी वैल्यू ऊपर वाले की है ना, ये वाली। तो ये अंश और हर में दिया, तो नीचे वाला भी अंश और हर में ही होना चाहिए। तो इसको हमने 2/1 लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखो, इसको मैं बढ़ा दिया हूँ, बाकी क्वेश्चन बहुत आराम से आप छोटे में इसको सॉल्व कर सकते हो। 22 है ना, ये हो गया बटे कितना हो गया, 7, और 1 को ऊपर लेकर के जाते हैं हम, ठीक है, और 2 नीचे चला आएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 22, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, 14। समझ में आ रहा है ना। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास कितना बच गया, 22 गुणे 14 बराबर 14 दूनी 28 हो जाएगा। 14 दूनी 28 मतलब 2 बच गया। 14 दूनी 28, 28 2 30, मतलब 308 वर्ग मीटर, चूंकि क्षेत्रफल है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ना। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस इसमें आपको कई बार यहाँ पर यही गलती हो जाती है कि अर्धवृत्त ये इतना केवल ले लेते हैं आपके पास, मतलब पूरे वृत्त का ऐसे सोचा, पूरे वृत्त का सोचा तो कितना होता है, 2πr होता है। अर्धवृत्त का मतलब कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त का मतलब 2πr बटे 2, मतलब 2 से 2 कट जाएगा तो πr हो जाएगा। πr ले लिया तो फिर ये आपको πr बराबर 72 ले लिया, तो आपके पास चीज़ें फिर नहीं बनेगी, चीज़ें आपकी गलत हो जाएंगी। आपको सीमा की बात करेंगे तो आपको ये भी लेना पड़ेगा, व्यास भी लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप काट करके निकालोगे तो ये भी तो होगा, सीमा में ये भी तो आएगा। तो ये चीज़ें हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अगला क्वेश्चन है, एक ही आकार के बने हुए बारह ठोस गोलों को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर व्यास और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई का ठोस धातवीय बेलन बनाया गया है। प्रत्येक गोले का व्यास है। प्रत्येक गोले का व्यास है। आप 12 गोले यहाँ पर हैं, है ना, एक ही आकार के बने हुए हैं। तो आपका जो एक का होगा, यानी कि एक गोले का जो व्यास होगा वो 12 गोले हैं, तो सभी का व्यास कितना होगा, जो निकल जाएगा वही होगा, है ना, क्योंकि समान यहाँ पर आपको बोला ना एक ही आकार के बने हुए 12 गोले, है ना। उससे हमने क्या बनाया हुआ है, इसको पिघला करके हमने 2 सेंटीमीटर व्यास और 16 सेंटीमीटर, है ना, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई का ठोस धातुएं बेलन बनाया है ना, 12 ठोस गोलों को पिघलाकर। जरा ध्यान से आप समझिए। आपको प्रत्येक गोले का व्यास बताना है। आपको मालूम है कि इसको पिघलाया है, तो यानी कि आपको मालूम है कि एक ठोस गोले का आयतन कितना होता है बताइए। एक ठोस गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बात सभी को मालूम है कि एक ठोस अगर गोला है तो एक ठोस गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 12 ठोस आप बताइए, एक ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, 12 ठोस गोलों का आयतन क्या होगा, आराम से कोई बता सकता है। अरे हमने कहा कि एक ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है, तो 12 ठोस गोलों का आयतन कितना हो जाएगा, सिंपल है, आराम से बता दो। जैसे हमने कहा कि एक किताब का मूल्य 10 रुपये है, बताइए 5 किताब का मूल्य कितना होगा, ऐसे बता दोगे। एक किताब का मूल्य 10 रुपये है तो 5 किताब का मूल्य 10 × 50 हो जाएगा, सिंपल है। तो हमने कहा एक साइकिल का मूल्य 700 रुपये है, एक साइकिल का मूल्य कितना रुपये है, अब मान लिया है ना, अरे गणित है, गणित में तो चलता ही रहता है ना, मानना पड़ता ही, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन आपको लाना है तो इसमें दिया नहीं रहता है, आपको ऐसे करके मान करके ही कोई भी चीज़ आपको अंत में वही चीज़ निकाल करके लानी होती है, तो मानना पड़ता है, ऐसा सिस्टम ही इसमें, ठीक है। तो मान करके ही हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं इसमें, तो आपको यहाँ पर मानना। तो हमने अभी जो आपसे बताया, जैसे हमने कहा कि एक साइकिल का मूल्य 700 रुपये, बताइए 3 साइकिल का कितना हो जाएगा, बताइए बताइए बताइए, 7 × 21 यानी कि 2100 रुपये हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है, वही चीज़ है। तो हमने ये कहा कि अगर एक ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है तो 12 ठोस गोलों का आयतन कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब आप 12 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब इसको हम थोड़ा सा 3 × 9 3, 3 चौक 12, इसका मतलब 4 × 4 पाई आर क्यूब बराबर 4 चौक 16 पाई आर क्यूब, यानी कि जो 12 ठोस गोलों का आयतन है वो आपके पास 16 पाई आर क्यूब हो जाएगा, है ना। एक का 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो आपने 12 का निकाल लिया, तो 12 का कितना हो जाएगा, 16 पाई आर क्यूब हो जाएगा।
अब इसके बराबर क्या है, इसके बराबर ये है कि जो बेलन आपने बनाया हुआ है उस बेलन की आपको ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर, और वहां पर आपको क्या है कि पिघला 2 सेंटीमीटर व्यास आपको दे रखा है। तो यहाँ से आप त्रिज्या क्या कर लोगे, निकाल लोगे। तो यहाँ से बेलन की ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो आगे देखिए, ये आपको व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है वो आपके पास 2 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर d/2 होता है, आधा ही होता है ना, बराबर 2/2 कट जाएगा, है ना, यानी कि 1 बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि जो बेलन की त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है। आगे देखिए, बेलन की ऊंचाई h बराबर आपको यहाँ से 16 सेंटीमीटर है। h बराबर कितना, 16 सेंटीमीटर है। तो यही बनाया गया है, मतलब इसके बराबर आपके पास जो बेलन बनाए हुए हो जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपके पास 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके क्या हो जाएगा, उस बेलन के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अभी समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे इसके डिस्कस करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इतने, अगर ये चीज़ें विजिबल नहीं होती तो मैंने चीज़ें बोली हुई हैं, आप उनसे इसको नोट कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए प्रश्नानुसार क्या है, 16 पाई r क्यूब, है ना। 12 ठोस गोलों का आयतन जो है वो आपके पास कितना है, 16 पाई r क्यूब। यहाँ पर क्या है, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r स्क्वायर h ही होता है। कितना होता है, पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर, r आपके पास कितना है, 1 है, तो पाई r स्क्वायर, है ना, 1, और h आपके पास कितना है, 16 ही है, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, है ना, और 16 से 16 भी कट जाएगा, यानी कि r क्यूब बराबर यहाँ पर कितना बच गया, 1 ही बचा आपके पास। अरे 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, है ना। तो r क्यूब बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो r बराबर इसका आपका 1 का क्या निकालोगे, क्यूब रूट निकालोगे। 1 का क्या निकालना पड़ेगा आपको, क्यूब रूट। तो 1 का क्यूब रूट आपके पास 1 ही हो जाएगा, है ना। 1 का क्यूब रूट क्या हो जाए, अरे 1 का मतलब इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1, ये 1 ही है ना। इसका आप क्यूब रूट निकालोगे तो इसका मतलब क्या, ये 1 ही है, पूरा पेयर बन है ना। तो आप चाहे आप 1 का वर्गमूल निकालो तो 1 का आप जो है क्यूब रूट निकालो तो आपके पास 1 ही हो जाएगा, तो 1 ही हो जाएगा। तो r बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो अभी ये आंसर नहीं आया है, आंसर तो हमसे ये पूछा हुआ था कि इसमें आपको प्रत्येक गोले का व्यास बताना है। तो ये तो क्या निकाले हुए हो, ये तो आप गोले की त्रिज्या निकाले हुए हो, r क्यूब है ना, r क्यूब। तो r बराबर 1 आया, तो ये जो निकाले हुए हो ये आप क्या निकाले, गोले की त्रिज्या निकाले हुए हो। और व्यास निकालना, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 2 से आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रत्येक गोले का व्यास। टू r, 2 × 1 बराबर 2 सेंटीमीटर। मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। आपको यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है कि x बार जो है समांतर माध्य है ना, a प्लस यहाँ से सिग्मा f बेस i u बेस i बटे सिग्मा f बेस i
इंटू एच में वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य प्राप्त करने के लिए u बेस आई बराबर क्या होगा। ये डायरेक्टली फार्मूला आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि समांतर माध्य निकालने का ये एक विचलन विधि जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। विचलन विधि से हम कैसे निकालते हैं वो तरीका आपको सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है कि x बार यानी कि x इसका जो समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा f बेस आई u बेस आई बटे सिग्मा f बेस आई। यहाँ पर हमसे ये पूछा हुआ है कि ये जो u बेस आई है ये किसके बराबर होता है, ये हमको यहाँ पर दिखाना, यही हमसे पूछा हुआ है। तो आपको मालूम है कि ये जो है ये डायरेक्टली सूत्र है, जब आप इसको विचलन विधि पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर डायरेक्टली आपको ये बताया जाता है कि जो u बेस आई होता है, u बेस आई जो होता है वो x बेस आई है ना, x बेस आई माइनस का a बटे आपके पास क्या होता है h होता है। ये आपको डायरेक्टली सूत्र आपको आना चाहिए यहाँ पर आपको निकालने के लिए, है ना। यानी कि यहाँ पर जो u बेस आई होता है वो x बेस आई माइनस का a बटे क्या होता है h होता है, h बटे h होता है ना। h को हम वर्गमाप बोलते हैं, है ना। यानी कि आप जैसे 20 से 30 है तो 20 से 30 है तो इसका मतलब कितना है आपको वहाँ पर 20 से 30 मतलब 10 है ना। तो ये इसको हम वर्गमाप बोलते हैं। तो ये आपके पास वर्गमाप होता है। a को हम क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य बोलते हैं। a को हम क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य बोलते हैं। तो ऐसे हम इसमें ये बता सकते हैं कि u i बराबर, इसको डायरेक्टली आप याद कर लीजिए कि u i बराबर आपके पास जो होता है x i माइनस का a बटे कितना होता है h होता है। तो इसमें यही था ऑप्शन, आपको सूत्र ही बताना था कि u i बराबर क्या होता है, बाकी इसमें कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए, ऐसे हम यहाँ पर इसको कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कहता एक सिक्का 1000 बार उछाला जाता है। और 560 बार चित आता है ना। इस दशा में चित्त के घटित होने की अनुभाविक प्रायिकता है। अनुभाविक प्रायिकता है। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, प्रायिकता से क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन तो पूछा जाना है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इजी क्वेश्चन होते हैं। इसको तो आप देख करके ही इसका आंसर कर दोगे, लेकिन अभी आपको चीज़ें नहीं मालूम होंगी तो आप नहीं कर पाओगे। देखिए, एक सिक्का 1000 बार क्या किया जाता है, उछाला जाता है। जिसमें यहाँ पर अगर गणित की भाषा बोलोगे तो चित और पट बोलोगे, लेकिन अगर आप ऐसे अपनी लैंग्वेज में इसको बोलो तो आप इसको क्या बोल सकते हो, चित का मतलब हेड बोलोगे और पट का मतलब सन बोलोगे, ठीक है। यानी कि टेल बोलोगे आप, ठीक है। तो यानी कि हेड टेल होता है, आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर चित का मतलब यहाँ पर हेड से है और उसका मतलब वहाँ पर टेल से है, ठीक है। चलिए, तो क्या है, चित का मतलब हेड। और कितनी बार आता है, 1000 बार हम सिक्कों को क्या करें, उछाले तो 560 बार यहाँ पर चित आता है। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाना है कि चित्त के घटित होने की अनुभाविक प्रायिकता क्या है। देखो कितनी बार उछाला गया है, कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितना है, यहाँ पर 1000 है। कुल परिणाम कितना है, 1000 है। कुल अनुप्रयोगों की संख्या, तो यहाँ पर इसका देखिए, कुल
1000। चित आने की संख्या चित आने की संख्या कितनी है? 560 है। चित आने की संख्या कितनी? 560 है। कुल अनुप्रयोगों की संख्या कितनी है? 1000 बार है। मतलब 1000 बार इसको हमने उछाला हुआ है। मतलब इसका मतलब ये है कुल और नीचे आपके पास कुल परिणाम, नीचे अनुकूल परिणाम, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा हुआ है? चित के घटित होने की प्रायिकता, चित के घटित, है ना, होने की प्रायिकता। चित का मतलब हेड से बोल लो, पी ऑफ एच, है ना। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितने? चित कितनी बार आया है? 560। कुल कितने बार उछाला हुआ टोटल, है ना? 1000। तो जो टोटल होता है, मतलब कुल जो होता है उसको नीचे लिखिए, और जो यहाँ पर कितनी बार आया है वो आपके पास ऊपर है 560 है ना। ये यहाँ पर कट ही जाएगा, बराबर 56/100 हो जाएगा। इसका मतलब 56/100 का मतलब क्या है? आपको ऊपर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देना होगा। तो इसका मतलब 0.56 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है वो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो 0.56 हो जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आसानी आते हैं, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते नहीं हैं, तो आप आराम से इसको कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऊपर आपको अनुकूल लिखना होता है, नीचे आपको कुल लिखना होता है। कुल क्या है? कुल नीचे लिखिए, ऊपर आप अनुकूल को लिखिए, ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। में है संख्या n² - 1 8 से विभाज्य है। यदि n है 1, क्या है? पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है। बात समझिए, n² - 1 8 से विभाज्य है, मतलब n² - 1 जो है वो 8 से कट जाएगा पूरा। यदि n है, n क्या है यहाँ पर? n एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है ना, या फिर कोई प्राकृतिक संख्या है, या फिर कोई सम संख्या है, या फिर कोई विषम संख्या है। चलो अगर हम पूर्णांक लें, पूर्णांक मतलब 0 ले लो, 1 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, माइनस का 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, -5 ले लो। आप प्लस भी ले सकते हो, माइनस भी ले सकते हो, लेकिन डेसिमल वाली नहीं लेना है। बस आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी। जैसे हमने ले लिया इंटीजर ले लिया, जैसे हमने -1 लिया, तो -1 का स्क्वायर -1, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। -1 कट जाएगा, तो ये तो आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया। तो 0 जो है वो 8 से कट जाएगा, 0 जो है 8 से कट जाएगा, बड़ी आराम से कट जाएगा। अरे 0/8 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। तो ये तो कट जाएगा। चलो अगर हम यहाँ पर 2 ले लें, क्या ले लें? 2 ले लें। तो अगर हम 2 ले लेते हैं, 2 भी क्या है? एक पूर्णांक है, पूर्णांक ले लो, या फिर 2 एक सम संख्या है। 2 एक पूर्णांक भी है, 2 एक सम संख्या भी है, तो दोनों के लिए क्लियर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ सम संख्या पूर्णांक, तो 2 जो है वो एक क्या है? सम संख्या भी है, 2 एक पूर्णांक भी है ना, और 2 एक प्राकृत संख्या भी है। 2 एक क्या है? प्राकृत संख्या भी है। ध्यान से आप समझिए, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। 2 एक सम संख्या भी है, 2 एक पूर्णांक भी है, 2 एक प्राकृत संख्या भी है। तो ये तीनों ऑप्शन के लिए यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 2 हमने लिया। अब यहाँ पर अगर हमने -1 लिया था, तो -1 का मतलब ये प्राकृत संख्या नहीं थी, -1 एक सम संख्या नहीं थी, माइनस, है ना। ये बात आपको समझ में आ रही है। और यहाँ पर वो उसके लिए नहीं था, लेकिन 2 जो है तीनों चीज़ें आ जाएंगे। 2 एक सम संख्या भी है, 2 एक प्राकृत संख्या भी है, 2 एक पूर्णांक भी है। तो अगर आ जाता है तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर
देखो 2 यहाँ पर रखते हैं, तो 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस का 1, ये 4 माइनस 1, 3 आ गया। 3 8 से कट जाएगा, सवाल ही नहीं कट जाए, 3 8 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हो गया कि प्राकृत संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, एक ऑप्शन आपके पास विषम संख्या है, तो आप इसमें विषम संख्या रखिए। चलिए विषम का मतलब आप 1 रखिए, आप जो है 3 रखिए, आप 5 रखिए। चलिए हम रख करके आपको दिखाते हैं, बाकी और नहीं होंगे आप उसको ट्राई भी कर सकते हो। जैसे हमने लिखा 1, अगर हमने यहाँ पर लिखा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 कट गया 0, 0 8 से कट जाएगा। हमने ले लिया 3 ले लिया, है ना। चलिए 3 विषम है ना, तो माइनस 1, तो 3 3 9 माइनस 1 बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 से बिल्कुल कट जाएगा। अगला चलिए हमने 5 ले लिया, 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 बचे 25 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा आपके पास 24, 24 8 से कट जाएगा, 8 3 24 कट जाएगा। चलिए 5 के बाद हम फिर चलिए 7 ले लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 49 माइनस 1 बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 48, 48 8 6 48, ये भी कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। विषम अगर आप लेते चले जा रहे हो, चलिए एक और मैं आपको दिखाई देता हूँ, है ना। तो अगर हम यहाँ पर 5 के बाद 7 ले लिए, 7 के बाद अगर हम 9 ले लें, 9 भी विषम है ना, 9 9 81 माइनस 1, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 का मतलब 8 दहम 80, तो 80 भी कट जाएगा। इसका मतलब चलिए एक और अगर हम दिखा दें 10 ले लें, है ना, तो ये यहाँ पर 100 माइनस 1, 10 जो है विषम नहीं है, 10 आप नहीं ले सकते, है ना। सॉरी मैंने गलती कर दी, हमको विषम लेना है ना, तो विषम लेना है तो आप 11 लीजिए। क्या लीजिए 11 लीजिए, 11 का स्क्वायर 10 नहीं लेना, 10 सम हो जाएगा, है ना, हम विषम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 11 करेंगे हम 121 माइनस कितना हो जाएगा 1, 121 का मतलब 121 माइनस 1 मतलब 120, अब 120 कट जाएगा, 120 कट जाएगा 8 से, 8 एकन्नम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 15 8 8 पंचे 40, 8 एकन्नम 8, 4 आ गया 40, 8 पंचे 40 मतलब कट गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप जब विषम ले रहे हो, है ना, क्या ले रहे हो विषम ले रहे हो, विषम संख्या ले रहे हो, तो ये n स्क्वायर माइनस 1 n जब विषम ले रहे हो आप, तो 8 से ये n स्क्वायर माइनस 1 कट रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी विषम संख्या हो जाएगा। बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, इतनी सारी चीज़ों से हमने आपको समझा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।